गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखो बेटा, जैसा कि अपन ने पिछला पेपर सॉल्व कराया था, कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए थे, लेकिन टेक्निकल इशू की वजह से अपन पूरा पेपर सॉल्व नहीं करा पाए थे, है ना बच्चों। तो बेटा अब मैं वापस से इस क्वेश्चन पेपर को ले रहा हूँ जो आज पेपर हुआ है नीट का, उसको। तो चलिए अपन ने 101 से एक क्वेश्चन लेना है। क्वेश्चन 101 इस टेस्ट की सीरीज मैंने व्हाट्सएप से प्रिंट निकलवा लिया है। कोड है T2 कोड है, ठीक है बेटा। ओके, चलो बेटा अब 101 को ले लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट को पढ़ना है। देखो बच्चों, पहला स्टेटमेंट इसमें है, इन रूट्स जाइलम एंड फ्लोएम इन अ वेस्कुलर बंडल आर अरेंज इन अल्टरनेट मैनर अलोंग विद अ डिफरेंट रेडियस। बिल्कुल सही है बच्चों। रूट्स के अंदर जो जाइलम और फ्लोएम है ना, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, तो ये अल्टरनेट पैटर्न में प्रेजेंट होते हैं। किस में प्रेजेंट होते हैं? हाँ, अल्टरनेट पैटर्न में प्रेजेंट होते हैं, है ना बच्चों। तो अल्टरनेट मैनर में जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं रूट्स में। फिर बच्चों क्या हुआ? कॉन्जॉइंट क्लोज वेस्कुलर बंडल डू नॉट पोसेसेस कैम्बियम। बच्चों सुनो, जब वेस्कुलर बंडल की बात करते हैं, कॉन्जॉइंट मतलब जाइलम और फ्लोएम जुड़ा हुआ है। कैसा है? जाइलम और फ्लोएम जुड़ा हुआ है। तो कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल के अंदर अगर वो क्लोज टाइप का है तो उसके अंदर फ्लोएम अंदर की तरफ, जाइलम बाहर की तरफ, और इनके बीच में कैम्बियम नहीं पाया जाएगा। लेकिन जो ओपन टाइप का होता है उसमें कैम्बियम प्रेजेंट होती है और जाइलम अंदर की तरफ और फ्लोएम बाहर की तरफ, और इनके बीच में होता है कैम्बियम। तो ये बात पता चली, ये स्टेटमेंट भी सही है बच्चों। सी पॉइंट देखो बेटा, इन ओपन वेस्कुलर बंडल कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। मैंने अभी अभी बताया कि ओपन वेस्कुलर बंडल में कैम्बियम प्रेजेंट है बेटा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, वेस्कुलर बंडल ऑफ डाइकोट स्टेम पोसेसेस एंडार्च प्रोटोजाइलम। ओके, देखो बच्चों, अगर हम स्टेम की बात करते हैं और हम रूट की बात करते हैं, तो बच्चों रूट के स्टेम के अंदर एंडार्च अरेंजमेंट पाया जाता है। एंडार्च मतलब प्रोटोजाइलम अंदर की ओर, प्रोटोजाइलम अंदर इनर, और मेटाजाइलम बाहर। मेटाजाइलम कैसे होंगे बेटा? बाहर, आउटर। मेटाजाइलम बाहर, प्रोटोजाइलम अंदर। जबकि रूट में होता है एक्सार्च। एक्सार्च का मतलब बच्चों एक्सार्च होता है प्रोटोजाइलम बाहर, प्रोटोजाइलम बाहर और मेटाजाइलम अंदर। देखिए, प्रोटोजाइलम आउटर और मेटाजाइलम इनर। तो बच्चों समझ में आया? तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है कि जो वेस्कुलर बंडल है स्टेम का, उसके अंदर एंडार्च प्रोटोजाइलम प्रेजेंट होता है, मतलब अंदर की ओर छोटे जाइलम। प्रोटोजाइलम मीन्स स्मॉल और मेटाजाइलम मीन्स बड़े जाइलम, ठीक है। चलिए, इन मोनोकोटाइलिडन रूट यूजुअली देयर आर मोर देन 6 जाइलम बंडल्स आर प्रेजेंट। तो सी स्टेटमेंट इसका क्या कह रहा है कि मोनोकोट रूट के अंदर, मोनोकोट रूट में जाइलम बंडल 6 से ज़्यादा होते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, 6 से ज़्यादा होते हैं। तो बच्चों इस 101 का जो कोड अपना है T2, इस कोड में अपन 101 का आंसर देंगे। ए भी स्टेटमेंट सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, ई भी सही है। लेकिन ऐसा ऑप्शन कोई नहीं मिल रहा। इसका बेस्ट ऑप्शन है कि ये सारे ही ऑप्शन सही है, ठीक है ना बच्चों। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन के हिसाब से पूछा है, तो ये क्वेश्चन आपका
सारे ऑप्शन इसमें करेक्ट लग रहे हैं, ए बी सी डी, चारों ही ऑप्शन ये करेक्ट है। बाकी एनटीए इसको क्या मानती है ये देखना है, ठीक है। इनमें अपन बेसिकली इसको बोनस भी दे सकते हैं, ये कहना होगा, ठीक है बच्चों। चलो अब अपन बात करते हैं सेकंड की। सेकंड पॉइंट क्या है अपने पास? सेकंड पॉइंट है द लीफ आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड हार्ड थॉर्न इन चलिए द लीफ आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड हार्ड थॉर्न इन सिट्रस एंड बोगनविलिया। बच्चों मैं 102 का आंसर दे रहा हूं। सिट्रस और बोगनविलिया में थॉर्न स्टेम का मॉडिफिकेशन होते हैं। सिट्रस एंड बोगनविलिया में जो थॉर्न है वो स्टेम मॉडिफाई है। स्टेम का मॉडिफिकेशन है, एक्सिलरी बड का मॉडिफिकेशन है। स्टेम में भी किसका? एक्सिलरी बड का मॉडिफिकेशन है। तो ये बात गलत हो गई आपकी, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, एक्सिलरी बड फ्रॉम सिलेंडर एंड स्पाइरल कॉइल्ड इन कुकुरबिटा, कुकुम्बर एंड पंपकिन, बिल्कुल सही है। कुकुरबिटा में जो टेंड्रिल होते हैं वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है और वो एक्सिलरी बड ही है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, बिल्कुल परफेक्ट है ये ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है बेटा, ओके। तीसरा स्टेटमेंट अपन पढ़ते हैं, स्टेम इज फ्लैट एंड फ्लैशी इन ओपेंशिया मॉडिफाइड टू परफॉर्म एज फंक्शन ऑफ लीफ। तो बच्चों इसका थर्ड ऑप्शन है कि जो ओपेंशिया है, ओपेंशिया उसमें बच्चों फ्लैट फ्लैशी स्टेम पाया जाता है ना, और वो कैसा होता है? लीफ के जैसा होता है लीफ लाइक। वो कैसा होता है बच्चों? लीफ के जैसा स्टेम होता है, लीफ लाइक स्टेम। लीफ लाइक। और बच्चों ऐसा स्टेम, इस फ्लैशी फ्लैट लीफ लाइक स्टेम को कहते हैं फाइलोक्लैड, ठीक है बच्चों। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। राइजोफोरा ग्रो वर्टिकली अपवर्ड ग्रोइंग द रूट्स एंड हेल्प गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। बच्चों अपन ने बता रखा है राइजोफोरा एक मैंग्रोव प्लांट है, मैंग्रोव, ठीक है। और बेटा इसमें क्या होता है, इनकी जो रूट्स है ये ऐसे वापस वर्टिकली ग्रो कर जाती हैं, सॉइल से बाहर आ जाती हैं, और इनका मेजर फंक्शन है बेसिकली, इनका मेजर फंक्शन है, इन पर छोटे छोटे पोर प्रेजेंट होते हैं, पोर, ठीक है। और इन छोटे छोटे पोर पे, इन रूट में छोटे छोटे पोर प्रेजेंट होते हैं, और ये पोर बेसिकली हाँ बिल्कुल सही, ये पोर बेसिकली रेस्पिरेशन के काम आते हैं। तो इन रेस्पिरेटरी रूट्स को कहते हैं न्यूमेटोफोर्स। क्या कहेंगे? न्यूमेटोफोर। इन रेस्पिरेटरी रूट्स को हम कहेंगे न्यूमेटोफोर। और इन पर जो छोटे छोटे पोर बने हुए हैं उनको कहेंगे न्यूमेटोथोड, ठीक है बच्चों। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये राइजोफोरा में जो रूट्स अपवर्ड आती है, वर्टिकली ग्रो करती है, वे रेस्पिरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ओके। सब एरियली ग्रोइंग स्टेम इन ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब देखो जो ग्रास और स्ट्रॉबेरी है उसके अंदर जो सब एरियली ग्रो करने वाला स्टेम है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी इन्वॉल्व होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का भी उसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर अपने पास ऑप्शन बी भी ठीक है, ऑप्शन सी भी ठीक है, ऑप्शन डी भी ठीक है, ऑप्शन ई भी ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास करेक्ट आंसर आएगा 102 का 2, ठीक है बच्चों। दोनों ही आंसर पता चला। चलिए अब हम आगे लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं।
ओके बेटा 103 बच्चों 103 को अपन लेंगे तो देखो द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस कैरेक्टराइज्ड बाय। अब देखो तीन चार स्टेटमेंट दे रखे हैं, सॉरी 4 पॉइंट दे रखे हैं। इसमें यह पूछ रहा है कि रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर, मान लीजिए ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है और इसके अंदर ये बन गया रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, ये बन गया रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। अकॉर्डिंग टू लेंथ बनता है, जितनी लेंथ होगी उसके हिसाब से। तो अब अपन बात करेंगे कि इसमें कौन सा इवेंट परफॉर्म हो रहा है। तो हम कहेंगे जिस जगह रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है, इसका मतलब यहां पर क्या हो रही है बच्चों, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, क्रॉसिंग ओवर। तो यूं कह सकते हैं हम कि इस साइड पर क्रॉसिंग ओवर होता है, ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन 2। बाकी ऑप्शन कैसे गलत है ये देखो। बाइवेलेंट, देखो बेटा बाइवेलेंट इनसे पहले वाली कंडीशन की बात कर रहा है वो। दूसरा टर्मिनलाइजेशन इसके बाद होता है, ठीक है, और सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स भी इससे पहले बन जाता है। तो कहने का मतलब है कि अपने पास ये जो क्रॉसिंग ओवर की घटना है ये एग्जैक्टली इस समय यूज हो रही है। ओके बच्चों, चलो यहां पर स्पेस है तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 104 बच्चों देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। बेटा स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा आए हैं, तो बच्चों ये पेपर मैंने देखा बहुत ज़्यादा लेंथी लगा, मेरे को ही बहुत ज़्यादा लेंथी लग गया है ना। तो आपके लिए तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा लेंथी था पेपर। तो मेरे बच्चों थोड़ा धैर्य रखना है, चिंता नहीं करनी है, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ने पर ही ये स्टेटमेंट क्लियर होंगे, ठीक है। तो बच्चों देखो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो करेक्ट को पहले अंडरलाइन कर लो। करेक्ट इनकरेक्ट बहुत ज्यादा चीज पूछी गई है अब की बार। तो बेटा देखो, हमने पहला स्टेटमेंट पढ़ा कि यू क्रोमेटिन लूजली पैक्ड क्रोमेटिन होते हैं, बिल्कुल सही है। यू क्रोमेटिन लूजली पैक्ड होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, बात सही है, बिल्कुल सही। लेकिन हेट्रोक्रोमेटिन कैसे होते हैं बेटा, हेट्रोक्रोमेटिन वो टाइटली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, है ना बेटा। ये लूजली पैक्ड होते हैं तो हेट्रोक्रोमेटिन टाइटली पैक्ड होते हैं। दूसरी कहानी, हेट्रोक्रोमेटिन इज अ ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, गलत, क्योंकि यू क्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है जबकि हेट्रोक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव। दूसरा, यू क्रोमेटिन बेसिकली लाइट स्टेन होता है, लाइट स्टेन, और हेट्रोक्रोमेटिन डार्क स्टेन होता है, डार्क स्टेन। तो कहानी पढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर कह रहा है वो कि हिस्टोन आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन। हिस्टोन प्रोटीन जो है ना, बिल्कुल अच्छा, पहले सी स्टेटमेंट रह गया, ये ए और बी तो हो गए। सी स्टेटमेंट, हिस्टोन ओक्टामर इज रैप्ड नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज न्यूक्लियोसोम। तो हमें सी ऑप्शन भी बिल्कुल सही लग रहा है। बी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत था कि हेट्रोक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। बच्चों वो तो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, लेकिन स्टेटमेंट सी सही है, क्योंकि जो हिस्टोन ओक्टामर होता है ना, जिस पर H2A, H2B, H3, H4, H3, H4, H2A, H2B, तो बच्चों ये इस हिस्टोन एक्टोक्टामर पर क्या होगा बेटा, यहां पर अपने पास नेगेटिवली चार्ज डीएनए इसके चारों तरफ रैप्ड हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैप्ड होगा। तो इस कंडीशन को हम न्यूक्लियोसोम कहेंगे। तो नेगेटिवली चार्ज डीएनए क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज। हिस्टोन प्रोटीन क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज। और ये हिस्टोन प्रोटीन जो है ना, ये हिस्टोन ओक्टामर जो है ना बेटा, ये हिस्टोन ओक्टामर बेसिकली लाइसिन और आर्जिनिन रिच होगा। चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है, आपको पता ही है, आर्जिनिन रिच होगा। क्लियर बेटा।
तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, ए न्यूक्लियोसोम कंटेन 400 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स। बच्चों मैं आपको बता दूं, एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर होते हैं, तो ये 400 वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। तो अब अपन इसका ऑप्शन देंगे, ए सही है, बी गलत है, सी सही है और डी सही है, ई गलत है। तो ए सी और डी आ रहा है ऑप्शन नंबर 1 में। तो 104 का ऑप्शन आ जाएगा 1। ठीक है बेटा, चलिए मेरे बच्चों, शेरों बहुत अच्छा करना था पेपर आपने, और मेरी उम्मीद यह है कि आपने बहुत अच्छा किया होगा। कुछ मेरे पास स्टेटमेंट आ रहे हैं, एक बच्चा है हमारा जिसके 700 प्लस भी स्कोर आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो बेटा, अब बच्चों 105 क्वेश्चन देखो, 105 बेटा 105 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 105 क्वेश्चन ये कह रहा है अपने पास कि द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन, अच्छा इसमें स्टेटमेंट पढ़ना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो अपन ने बात की, अपने पास स्टेटमेंट आया, द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट इज फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। ओके, C4 प्लांट के अंदर, C4 प्लांट में बेटा प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर की बात करें तो देखो, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर PEP फॉस्फोइनोल पाइरुवेट CO2 को एक्सेप्ट करेगा और फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ये 4 कार्बन का है, ये 3 कार्बन का है, और इससे पहले होता है पाइरुवेट। ठीक है, फिर ये ऑक्सैलोएसिटेट से बनेगा मैलिक एसिड या मैलेट, और फिर मैलेट से वापस CO2 रिलीज होगी और ये वापस जाएगी RUBP पर, RUBP राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट। ठीक है, तो ये, और फिर यहां से चली जाएगी C3 साइकिल, तो ये C3 साइकिल होगी और ये 3 कार्बन का पाइरुवेट बन जाएगा, तो ये C4 साइकिल होगी। तो बच्चों हम इस स्टेटमेंट को बिल्कुल करेक्ट कह सकते हैं कि यहां पर प्राइमरी फर्स्ट CO2 फिक्सेशन, तो फर्स्ट CO2 फिक्सेशन किसकी वजह से होगा? पैपकेज की वजह से, और सेकंड CO2 फिक्सेशन किसकी वजह से होगा? रूबिस्को की वजह से होगा मेरे बच्चों, रूबिस्को की वजह से। तो बेटा ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट इज फॉस्फोइनोल पाइरुवेट फाउंड इन मेसोफिल सेल। तो बच्चों ये दोनों कहानी, ये वाला कंडीशन होता है मेसोफिल सेल में MB, और ये होता है बंडल शीथ में। ठीक है बेटा, ये होता है बंडल शीथ में। तो C4 प्लांट में ये कहानी बिल्कुल अलग होती है, मेसोफिल में और बंडल शीथ में। बाकी सारे प्लांट में ये सारी चीजें मेसोफिल में ही होगी, लेकिन यहां पर क्या होगा? मेसोफिल और बंडल शीथ दोनों सेल्स अलग अलग हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, मेसोफिल सेल ऑफ C4 प्लांट लैक रूबिस्को एंजाइम। देख लो ना आपके सामने, मेसोफिल में कहीं भी रूबिस्को नहीं है, जबकि बंडल शीथ में रूबिस्को प्रेजेंट है। रूबिस्को बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम था, मैंने आपको बताया था। तो बच्चों ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो हम कहेंगे दोनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं। ऑप्शन आ जाएगा अपने पास 4। ओके बेटा, चलिएगा बच्चों, मैं आपको PDF अवेलेबल करा दूंगा, तो उस चीज को आप देखते रहिएगा। 105 क्वेश्चन करा दिया मैंने, अब क्वेश्चन नंबर 106 लेंगे। 106 क्वेश्चन नंबर 106 में क्या दिया बेटा? आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू पॉलिनेशन। पॉलिनेशन से रिलेटेड कोई इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। तो बेटा देखो इसमें क्या कह रहा है? पॉलिनेशन इज विंड इज मोर कॉमन अमंगस्ट एबायोटिक पॉलिनेशन। बेटा जब एबायोटिक पॉलिनेशन होता है ना, एबायोटिक पॉलिनेशन में कॉमन, जो सबसे कॉमन पॉलिनेशन है, मोस्ट कॉमन, 12वीं वालों को लिखवाया इसी साल,
मोस्ट कॉमन पॉलिनेशन होता है, मोस्ट कॉमन पॉलिनेशन वो होता है विंड पॉलिनेशन, विंड, ठीक है। और एबायोटिक में बच्चों, एबायोटिक में सॉरी, एबायोटिक पॉलिनेशन में मोस्ट कॉमन है विंड पॉलिनेशन, लेकिन बायोटिक, ये भी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा, एबायोटिक। और बायोटिक में मेरे बच्चों, बायोटिक पॉलिनेशन में मोस्ट कॉमन या सबसे ज्यादा जो पॉलिनेशन होता है ना वो होता है बी के थ्रू, हनी बी के थ्रू, ठीक है। अब आगे का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ओके, फ्लावर प्रोड्यूस फाउल ऑर्डर टू अट्रैक्ट फ्लाई एंड बीटल्स टू गेट पॉलिनेटेड। आपने देखा होगा कोरियन फ्लाई के थ्रू, रेफ्लेशिया वगैरह में कोरियन फ्लाई के थ्रू पॉलिनेशन होता है, ये बिल्कुल करेक्ट बात है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। मोथ एंड बटरफ्लाई आर द मोस्ट डोमिनेंट पॉलिनेटरी एजेंट अमंग द इंसेक्ट। नहीं बच्चों, बायोटिक पॉलिनेशन में मोस्ट कॉमन इंसेक्ट है, और इंसेक्ट में भी कौन है? हनी बी। इंसेक्ट में बी पॉलिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मोथ और बटरफ्लाई इसका आंसर नहीं जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि इसका इनकरेक्ट आंसर ये है। तो आपके इनकरेक्ट ही पूछा है, तो ऑप्शन 3। और बच्चों, पॉलिनेशन बाय वाटर क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट, एनसीईआरटी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कुछ एक जीनस में ही या फ्लावरिंग प्लांट के कुछ एक जीनस में ही वाटर पॉलिनेशन होता है। वाटर पॉलिनेशन यहाँ पर बहुत रेयर होता है, तो वो स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो मेरे बच्चों सही आया समझ में? कोई बात नहीं। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर लूंगा 107। क्वेश्चन 107 की बात करूंगा। 107 में विच वन इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के रेस्पेक्ट में कौन सी चीज सही नहीं है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेरे बच्चों, जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात होती है तो हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ द पार्टिकल, सेपरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम चार्ज पार्टिकल को सेपरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू लेंथ, उसकी लेंथ वाइज। तो देखो स्टेटमेंट देखो इसके क्या कह रहा है। द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट आर स्टेन्ड बाय यूजिंग इथिडियम ब्रोमाइड। बिल्कुल सही है। डीएनए की स्टेनिंग, डीएनए स्टेनिंग किससे की जाती है? स्टेनिंग ईटीबीआर, इथिडियम ब्रोमाइड, एक कार्सिनोजेनिक डाई है, कार्सिनोजेनिक है ये, है ना। मैं आपको बार बार बताता रहता था, इसको ग्लव पहनकर हम यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। ओके, फिर अपन ने बात की है द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस गिव ब्लू कलर डीएनए बैंड ऑन द जेल। गलत बात है बेटा। ये स्टेटमेंट तो सही है कि ईटीबीआर यूज करते हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है कि वो ब्लू कलर देता है। बच्चों ईटीबीआर ब्लू कलर नहीं देता, ईटीबीआर ब्राइट ऑरेंज कलर देता है। ऑरेंज कलर के बैंड आते हैं, चमकीले नारंगी रंग के बैंड आते हैं। ईटीबीआर डीएनए के साथ स्टैक करके यूवी लाइट में कैसे बैंड देता है? ब्राइट ऑरेंज कलर के। मैं हम हर बार आपको अपने फोन में ये फोटो दिखाता था कि बच्चों मैंने ऐसा किया है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन करते हैं, तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया इसका। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट यही कह रहा है ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड ऑफ डीएनए कैन ऑब्जर्व इन जेल एक्सपोज टू यूवी लाइट। मैंने अभी अभी बताया कि डीएनए यूवी लाइट में एक्सपोज करने पर कैसा देता है? ब्राइट ऑरेंज कलर का बैंड देता है। ये अपने को पता चल गया। ओके बच्चों, थर्ड भी सही है, सेकंड गलत है। अब देखो, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ सेपरेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड फ्रॉम जेल इज कॉल्ड इल्यूजन। और मैंने आपको कहा था कि जेल में से अगर डीएनए का टुकड़ा आपको सेपरेट करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, तो उस एक्सट्रैक्शन को कहेंगे इल्यूजन। उसको क्या कहेंगे? इल्यूजन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत आसान क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था। तो इसका 107 का आंसर चला जाएगा। आंसर कौन सा? स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 2 देखो, स्टेटमेंट 2 ही गलत है, बाकी सारे सही है बच्चों, ठीक है। पीडीएफ मैं अवेलेबल करा दूंगा बच्चों, है ना। ओके,
मेरे बच्चों वैसे मैंने डाउट क्लासेस अभी ली थी थोड़ी देर पहले, उसमें ये क्वेश्चन सॉल्व करा दिया था, लेकिन फिर भी देखो आ गया है बीच में 108 में अपन ने बात की थी हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन लॉस। अगर हैबिटेट लॉस हो जाए, है ना, फ्रेगमेंटेशन हो जाए, एलियन स्पीसीज का एक तरह से इन्वेजन हो जाए, एलियन स्पीसीज का इन्वेजन और को एक्सटिंक्शन हो जाए, तो इन सारी कंडीशन का, ये सारी कंडीशन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? लॉसेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है बच्चों, ये इसका कारण बनता है। चलिए 109 क्वेश्चन में पहुंचते हैं। प्रोडक्शन ऑफ कुकुम्बर इज इंक्रीज मैनीफोल्ड इन रिसेंट ईयर, एप्लीकेशन ऑफ द फॉलोइंग फाइटोहार्मोन इंक्रीज। बच्चों डायरेक्ट लाइन का आंसर है, एनसीईआरटी की लाइन है ये भाई। कुकुम्बर में, कुकुरबिटेसी में फीमेल फ्लावर को इंक्रीज करना, कुकुरबिटा में फीमेल फ्लावर इंक्रीज करना, इंक्रीज, ये बेसिकली रेस्पॉन्स होता है गैसियस हार्मोन इथाइलिन गैसियस पीजीआर है, इथाइलिन का इफेक्ट है। और चैप्टर नंबर 15 में, ठीक है, तो इथाइलिन कौन से नंबर पे है? इथाइलिन नंबर 2। अच्छा, ये चैप्टर क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर 2 है ना, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और 109 का भी 2 है, इथाइलिन आंसर आएगा इसका चैप्टर नंबर 15 से है बेटा। ये चैप्टर नंबर 15 11th का, ठीक है, ये चैप्टर नंबर 15 11th का है ना। चैप्टर 15 क्लास 11th एनसीईआरटी, और ये चैप्टर 15, अरे वाह, चैप्टर 15 कट कर देता हूं, 15 ये क्लास 12th। ओके, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट 110, what the net gain of ATP in each molecule of glucose converted into 2 molecule of pyruvic acid। देखो बेटा क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, अभी मैंने आपको डाउट सॉल्यूशन जब दिया था उसमें भी इस क्वेश्चन को लिया था जल्दबाजी में, तो देखो मैं इस क्वेश्चन को वापस ले रहा हूं। नेट गेन ऑफ एटीपी, बच्चों देखो अगर ये एटीपी की नेट गेन पूछ रहा है, वो कह रहा है कि एक ग्लूकोज अपने पास, आपको पता है ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड है, और इससे क्या बनता है? 2 पायरुविक एसिड बनता है, पायरुविक एसिड। तो बच्चों केवल ये ग्लाइकोलाइसिस के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो देखो इसमें अलग कहानी जाएगी। अब इसमें छोटी मोटी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, मैं बताऊंगा कैसे क्रिएट होनी है वो। देखो बच्चों, देखो इसमें 2 एटीपी तो हो जाते हैं खर्च, 2 एटीपी क्या होंगे? खर्च होंगे, ठीक है। और बेटा 2 NAD बनते हैं, 2 NADH2 बनते हैं, जिसको हमने कहा 6 एटीपी, ठीक है। और बेटा 2 एटीपी यहां पर, सॉरी 4 एटीपी यहां पर डायरेक्ट बन जाते हैं सबस्ट्रेट लेवल से, ये तो बन जाते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और ये बन जाते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से। 4 एटीपी ये बन गए, तो 4 एटीपी। बेटा अगर एक्चुअल देखें तो यहां पर टोटल 10 एटीपी बने हैं, 10 एटीपी, ठीक है, और इसमें से 2 खर्च हो गए, तो आंसर 8 एटीपी आ सकता है। लेकिन यहां पर जब वो नेट गेन की कहानी कह रहा है ना, नेट गेन की कहानी कह रहा है, तो वो ऑक्सीडेटिव को इन्वॉल्व नहीं करेगा, जहां तक सवाल मेरा आ सकता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेटिव को इन्वॉल्व नहीं करता है, तो वो नेट एटीपी में से एटीपी, अभी यहां पर ऑक्सीडेटिव हुआ ही नहीं है, तो केवल इसी रिएक्शन की बात करें तो उसका आंसर क्या जा सकता है कि 4 एटीपी अपने पास है बने यहां से, और 2 इसमें से खर्च हो गए, तो नेट गेन 2 एटीपी भी यहां पर आंसर जा सकता है। तो इसके आंसर में ऑप्शन में बच्चों 8 भी दे रखा है, 2 भी दे रखा है, तो मैं पहला आंसर तो यहां पर अगर नेट गेन का ऑप्शन है, ओनली नेट गेन कह रखा है ना, तो केवल नेट गेन के हिसाब से तो 2 एटीपी आंसर इसका करेक्ट है।
अगर ओवरऑल कह रहे हैं तो 8 ATP, तो यहाँ नेट गेन शब्द आ रहा है तो 2 ATP मोर करेक्ट आंसर हो सकता है इसका। तो इसका आंसर 2 हो सकता है और मे भी इसका आंसर 3 भी चला जाए। तो मैं इसके बारे में हालांकि डेडली श्योर भी कह सकता हूं कि 2 ATP है ना, पर एनटीए किस हिसाब से इसको देखेगी वो आपके सामने मैंने दोनों ऑप्शन रख दिए। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको इस तरीके से वहम में नहीं रख रहा हूं कि 2 ही आएगा या 3 ही आएगा। मैं इसको कह रहा हूं कि बेटा नेट गेन के हिसाब से तो इसका 2 आना चाहिए, लेकिन अगर वो नॉर्मल एटीपी कहे तो इसका आंसर 8 भी जा सकता है। ठीक है बच्चों, ओके 110 हो गया। आगे बात करते हैं। अब 111वां क्वेश्चन। 111वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस। यानी कि अपन बात करें 111 नंबर के क्वेश्चन में वो कह रहा है कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो होते हैं वो बेसिकली इनवेरिएबली ऑटोगैमस, यानी कि ऑटोगैमी होती है। अगर फ्लावर ही, अगर हमने बात की फ्लावर ही क्लोज टाइप का है तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। तो ये बात सही है। अपन ने कब मना किया सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा? इसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। सेकंड पॉइंट अपन बात करें, क्लिस्टोगैमी इज डिसएडवांटेजियस। क्लिस्टोगैमी एक डिसएडवांटेज है, सही बात है ना। और बच्चों क्लिस्टोगैमी इज डिसएडवांटेजियस, इज देयर नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्लिस्टोगैमी डिसएडवांटेज है, बिल्कुल सही है। क्यों सर डिसएडवांटेज क्यों है? कितना अच्छा तो है ना कि सर उसका पॉलिनेशन खुद उस पर आ गया। बच्चों इसका डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर अगर क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा तो मेरे राजा बेटा यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन ना होने की वजह से कभी भी वेरिएशन क्रिएट नहीं होगी। हाँ, ये एक कंडीशन के लिए अच्छा है। आप प्योर लाइन प्रोड्यूस करना चाहते हो, सिर्फ प्योर लाइन प्रोडक्शन या किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को जनरेशन टू जनरेशन स्टोर करना चाहते हो, तब ये कहानी अच्छी है। लेकिन आप वैरायटी लाते हो, वेरिएशन चाहते हो, नए नए कैरेक्टर्स चाहते हो, तो ये बहुत जरूरी है। दूसरी कहानी, अगर लगातार क्लिस्टोगैमी में लगातार सेल्फ पॉलिनेशन होता रहा, अगर ऑटोगैमी होती रही तो बच्चों क्या होगा? ऑटोगैमी अगर लगातार होती रही तो उसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा। इनब्रीडिंग डिप्रेशन, तो ये एक बहुत नेगेटिव इंपैक्ट है किसका? ऑटोगैमी का। तो मेरे बच्चों आपको ये बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी कि दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन क्या चला जाएगा? ऑप्शन आपका चला जाएगा 4। ओके नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको लेता हूं। मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिया हाइड्रोकोलॉइड्स। मेरे बच्चों चैप्टर क्लास 11th का चैप्टर 3 हमने यहां पर एल्गी से ये क्वेश्चन उठाया है, एल्गी से। तो बच्चों एल्गी की जब हम बात करते हैं तो यहां पर मेजर ऐसे हाइड्रोकोलॉइड और फाइकोकोलॉइड की बात करें तो एल्गी में 2 तरीके के कोलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। फाइकोकोलॉइड्स की अगर हम बात करें एल्जिन की, तो एल्जिन यहां पर एल्जिन फाइकोकोलॉइड्स है, वो सिक्रीट होता है ब्राउन एल्गी से। किससे? ब्राउन एल्गी, ब्राउन या फियोफाइसी से। लेकिन बच्चों अगर हम बात करें कारागिन की, तो कारागिन सिक्रीट होता है या प्रोड्यूस होता है रेड एल्गी से, जिसको रोडोफाइसी कहते हैं। तो अगर ऑप्शन में अगर ऐसा कहीं दिख रहा है कि कारागिन ही पूछा है तो कारागिन किससे सिक्रीट होगा? रोडोफाइसी से सिक्रीट होगा। इसका आंसर आ जाएगा 2। ओके बच्चों 113 क्वेश्चन 113 देखेंगे। मैंने हालांकि ये करवा दिया था, मेरे को वो उस टाइम ब्लर दिख रहा था, लेकिन फिर भी मैंने ये कराया था। गर्डलिंग रिंग एक्सपेरिमेंट जब प्लांट फिजियोलॉजिस्ट ने परफॉर्म किया तो इस पर कैसा क्या चीज अफेक्ट होगी या कौन सा प्रोसेस अफेक्ट हो जाएगा?
तो गर्डलिंग रिंग एक्सपेरिमेंट में देखो अपन ने क्या लिया है बच्चों, फूड इज देखो क्या इफेक्ट होगा, तो मैंने गर्डलिंग रिंग एक्सपेरिमेंट कल ही क्लास में कराया बच्चों। इसमें अपन ने क्या लेंगे, ये स्टेम है, ये रिंग बना दी एक। तो बच्चों देखो जाइलम तो एज इट इज यहां पर लोकेटेड है, ये तो जाइलम लोकेटेड है, ठीक है, लेकिन फ्लोएम का जो रास्ता है वो टूट गया है, फ्लोएम आपने हटा दिया है। तो देखो यहां रूट से वाटर तो कंटिन्यूअस लीफ में चला जाएगा, लेकिन लीफ से जो फूड बनेगा वो फ्लोएम के थ्रू आएगा, और फ्लोएम के थ्रू ये फूड का ट्रांसलोकेशन आगे नहीं हो पाएगा। तो यहां फूड का ट्रांसलोकेशन रुक जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज वेरी करेक्ट। ओके, नाउ वी जस्ट टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन 114। ओके बच्चों, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, आपकी एल्गी से ही ये क्वेश्चन दिया गया है, क्लास 11 से दिया गया है। कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है, तो बच्चों देखो इसमें पॉइंट दे रखा है नंबर 1, 2, 3 एंड 4। नंबर 1 पे दे रखा है यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स के अंदर स्टोर फूड मैनिटोल होता है, मैनिटोल, ठीक है। पोरफायरा के अंदर फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, पोरफायरा, फ्लोरिडियन स्टार्च, ठीक है। वॉल्वॉक्स के अंदर स्टार्च, और एक्टोकार्पस के अंदर फ्यूकोजेंथिन इसमें प्रेजेंट है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि देखो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है, बाकी सारे ऑप्शन सही है, ठीक है। इसने ये पूछा है कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो पहले आंसर तो ले लो, ये 1 आंसर आएगा 1। बच्चों देखो कैसे, इसमें बिल्कुल कोई दिमाग ही नहीं लगाना, भैया ये ग्रीन एल्गी है, ज्यादा कहानी मत कहो, ये ग्रीन एल्गी है और इसमें मैनिटोल के फॉर्म में फूड स्टोर नहीं होता, इसमें स्टार्च के रूप में होता है। स्पायरोगायरा, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स ये सारे ग्रीन एल्गी है और इसमें स्टार्च के फॉर्म में फूड एब्जॉर्ब होता है। बाकी सारे स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्लियर कहानी है। एक्टोकार्पस में फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट होता है, पोरफायरा में बिल्कुल फ्लोरिडियन स्टार्च प्रेजेंट होता है। तो कहानी समझ में आई। मैनिटोल कहां पर ब्राउन एल्गी में प्रेजेंट है, ये इसमें नहीं है, ठीक है बच्चों। ओके, अब मैं एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ले रहा हूं आपके पास, डीएनए पॉलीमर्फिज्म फॉर्म द बेसिस ऑफ। देखो क्वेश्चन नंबर 115, किसने कहा है कि डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म किस चीज का बेसिस है। तो मैंने आपको एक स्टेटमेंट बिल्कुल चैप्टर नंबर 6 में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में लिखवा रखा है कॉपी में कि भैया जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है और जेनेटिक मैपिंग है उसके लिए डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म आरएफएलपी प्रिंसिपल पर भी तो फिंगरप्रिंटिंग डिपेंड है। तो बच्चों डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई है, जेनेटिक मैपिंग एंड फिंगरप्रिंटिंग फिंगरप्रिंटिंग। तो बेटा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए प्रोफाइलिंग और जेनेटिक मैपिंग, इसका करेक्ट आंसर जाएगा डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म द बेसिस ऑफ। इन दोनों के बेसिस को बनाता है ये डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म मैकेनिज्म, वेरिएशन एट द जेनेटिक लेवल। और हर्ष को तो मैंने कल ही पढ़ाया, ये पॉइंट कल ही उसने पूछा था कि क्या सर ये दोनों का बेसिस है, मैंने कहा बिल्कुल ये दोनों का बेसिस है, एनसीईआरटी की लाइन में कंफ्यूज था वो, ठीक है बच्चों। चलो ओके बेटा, इसका आंसर आ जाएगा 2, ऑप्शन 2। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 116।
क्वेश्चन नंबर 116 में क्या दे रखा है, मैच द लिस्ट 1 to 2, मैंने आपको पहले ही बता दिया वैसे ये, इसमें Mn जो है ना, Mn वाटर स्प्लिट मैकेनिज्म के लिए है ना, वाटर स्प्लिटिंग ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, इसको कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है। Mn, Mg इन्वॉल्व होता है, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स, रेस्पिरेटरी एंजाइम, एक्टिवेशन ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम, बेटा रेस्पिरेटरी हो चाहे फोटोसिंथेटिक एंजाइम हो, इसमें Mg ही रेस्पॉन्सिबल होता है। थर्ड वन इज बोरॉन, बोरॉन रेस्पॉन्सिबल है इलोंगेशन ऑफ या एक्टिवेशन ऑफ पोलन ट्यूब जर्मिनेशन के लिए, पोलन ट्यूब जर्मिनेशन के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है, किसकी, बोरॉन की। और आयरन, ये कैटलेज एंजाइम के लिए, एक्टिवेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, कैटलेज एंजाइम। तो आप अपने हिसाब से इस आंसर को देख लीजिएगा, मैच करने के बाद इसका आंसर आएगा 1, आंसर की भी साथ साथ चेक कर लीजिएगा बेटा, बिल्कुल ऑथेंटिकेट आंसर बताऊंगा, कोई इसमें लाग लपेट नहीं है, ठीक है। अपन मेहनत करके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, हर चीज का आपको जवाब दूंगा, तर्क दूंगा, कौन सी चीज क्यों नहीं आनी चाहिए ये भी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा समय शॉर्ट है, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से आपको बता रहा हूं, ठीक है बच्चों, क्योंकि बजरंग सर भी अभी क्लास के लिए कह रहे हैं तो उनको भी टाइम देना पड़ेगा, इसलिए। चलिए बच्चों, अब मैं आपको आंसर दूंगा 117 का। ओके, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ mRNA टू प्रोटीन बिगिंस सून एज, देखो बच्चों मैंने आपको बता रखा है mRNA से जब प्रोटीन बनेगा, mRNA से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। ऑप्शन देखने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जब इसकी मेन प्रोसेस होती है ना, बनना चालू होता है, एक्टिवेशन पैक्टिवेशन होते हैं, मानता हूं बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं यार, एक्टिवेशन होता है लेकिन उसका एक ऑप्शन में लार्ज सब यूनिट भी तो दे रखा है, वो गलत बात है। तो सबसे पहला पॉइंट आपने क्या करना है, मैंने पहले भी बता रहा था एक बार, कि ये mRNA और इसका 5 प्राइम एंड इस स्मॉल सब यूनिट के साथ जुड़ जाए, बेटा mRNA और 30S या 40S भी कह सकते हो, या स्मॉल सब यूनिट अगर आ जाए, स्मॉल सब यूनिट अगर आ जाए तो ये इसका फर्स्ट इवेंट बन जाता है। ये स्टेटमेंट इसके बारे में बिल्कुल सही है, यहां स्टार्टिंग कोडन आ गया AUG। तो बच्चों देखो यहां पर अगर द स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एनकाउंटर mRNA, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। द लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, गलत बात। बोथ सब यूनिट ज्वाइन टुगेदर, गलत बात। tRNA एक्टिवेट, सही बात है, tRNA एक्टिवेट हो जाता है भाई, स्टार्ट प्रोसेस जब होगी ना तो tRNA एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन बच्चों इसने दूसरा बात क्या कह दी, लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एनकाउंटर mRNA, नहीं, लार्ज सब यूनिट से पहले स्मॉल सब यूनिट आती है, पहले स्मॉल सब यूनिट फिर लार्ज सब यूनिट, इसलिए इसका आंसर जाएगा 4। चौथा आंसर है द स्मॉल सब यूनिट राइबोसोम एनकाउंटर द mRNA, स्मॉल सब यूनिट राइबोसोम की जुड़ती है mRNA के साथ, ठीक है बच्चों। 117 क्लियर, ओके। क्वेश्चन लेते हैं 118 मेरे बच्चों। 118 में क्या है, द डिवाइस विच रिमूव पार्टिकुलेट मैटर थर्मल पावर। अच्छा, आपने 12th NCERT का लास्ट चैप्टर पढ़ा होगा, एनवायरमेंटल इश्यूज। बच्चों उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं और उनसे जो कणिकीय प्रदूषक पार्टिकुलेट मैटर वगैरह जो निकलते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स का यूज किया जाता है। किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। तो इसका आंसर आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। तो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 211 ये एक साथ वापस ले लेते हैं, तो फटाफट देखो क्या इसमें प्रीडेशन के बारे में बताया था, इट लीड टू एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज, ये बात सही है। बोथ
इंटरेस्टिंग स्पीसीज आर नेगेटिवली इम्पैक्टेड, ये बात गलत है, ये प्रेडेशन से रिलेटेड नहीं है। तो अपन ने, मैंने आपको बता दिया था, इसका ऑप्शन आएगा 1 to 1 का 121 का ऑप्शन आएगा 2। तो फटाफट आंसर की भी मिला लेना बेटा, टाइम कम है मेरे पास, ठीक है। और ये इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए जरूरी है, ये बात सही है, और स्पीसीज डाइवर्सिटी को भी ये कम्युनिटी में मेंटेन करता है, ये बात भी सही है। तो ये सारे स्टेटमेंट प्रेडेशन से रिगार्डिंग सही है, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है, ये वाला गलत है बच्चों। ओके, मैं कहना चाह रहा था, ये सोल्व करवा दिया था पहले, अब ये 1 to 2। वन ऑफ द फॉलोइंग नेवर अकर्स ड्यूरिंग द माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन में क्या नहीं होता? तो भैया माइटोटिक डिवीजन के अंदर इसके ऑप्शन देखने से पता चलेगा क्या नहीं होता। मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल टुवर्ड अपोजिट पोल होता है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं होता, होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग नहीं होती, आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल सारे स्टेटमेंट सही होंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग यहां पर नहीं होती। 122 का आंसर आ जाएगा 2। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ एक्सिटू कंजर्वेशन, ये मैंने पहले ही सोल्व करवा दिया था, एक्सिटू कंजर्वेशन का मेथड नहीं है। तो बेटा देखो, इन सिटू मतलब उसी साइट पर, उसी जगह पर, और एक्सिटू मीन्स अदर देन साइट, उसकी नेचुरल साइट के अलावा, अदर देन नेचुरल साइट। तो बेटा इन सिटू कंजर्वेशन का एग्जांपल है जैसे बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क है ना, ये सारे। तो देखो इसमें नेशनल पार्क एक मेंशन किया है ऑप्शन, नेशनल पार्क एक एक्सिटू कंजर्वेशन नहीं है। बाकी देखो माइक्रो प्रोपगेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक्सिटू कंजर्वेशन का एग्जांपल है। तो बच्चों 123 का ऑप्शन आ जाएगा अपने पास 1, 123 का अपने पास ऑप्शन आएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं बच्चों, एक 124 अपने पास लेते हैं बेटा। स्टेटमेंट पढ़ना है अपने पास, कौन सा स्टेटमेंट सही है। मेंडल ने 124 मेंडल ने 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट की स्टडी की और अपने पी प्लांट पर अपने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज किए, स्टेटमेंट सही है। दूसरा, 7 कैरेक्टर जो मेंडल ने लिए वो पी प्लांट के, सीड शेप सही है, सीड कलर देखो 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट मेंडल ने लिए और पी प्लांट लिया। पी प्लांट में जो पी प्लांट लिया ना, उस पी प्लांट में उसने क्या लिया, सीड का शेप सही बात है, सीड का कलर बिल्कुल सही बात है, पॉड का शेप बिल्कुल सही बात है, पॉड का कलर बिल्कुल सही बात है, येलो और ग्रीन, फ्लावर की पोजीशन एक्सियल और टर्मिनल, और स्टेम की हाइट टॉल और ड्वार्फ। तो ये सारे कैरेक्टर इसने लिए थे। तो स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल सही है, ऑप्शन आ गया आपका 124 का 4। 125 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डू नॉट शो प्लास्टिसिटी। तो बच्चों प्लास्टिसिटी के एग्जाम्पल में मैंने आपको पहले ही लिखवा रखा है, प्लास्टिसिटी के 3 एग्जाम्पल है, कॉटन, बटरकप, लार्क स्पर, एक और है कोरिएंडर, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल प्लास्टिसिटी के हैं। कौन कौन से दे रखे हैं, कोरिएंडर दे रखा है, बटरकप दे रखा है, कॉटन दे रखा है। अरे मेज कब से प्लास्टिसिटी होने लग गया, तो मेज इसका गलत आंसर है। प्लास्टिसिटी किस में नहीं होती, मेज में नहीं होती, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अब कहानी आएगी 126, फटाफट देख लीजिए बेटा। हमने कहा कि ग्लूकोज से क्या बनेगा, ग्लूकोज से बनेगा लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हुआ। तो बेटा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की बात करें तो यहाँ 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं, और एरोबिक उसमें व्हाट अमाउंट द एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम द ग्लूकोज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा 3, लेस देन। एनसीईआरटी का डेटा है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा है इसको, लेस देन
लेस देन 7%। इसका करेक्ट आंसर है, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है बच्चों। ओके, गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ओके, 127 में देखो, गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर मतलब इथाइलिन, इथाइलिन से रिलेटेड बातें पूछ रहा है वो। यूज इन द प्लांट टू, अब इसमें गैसियस प्लांट रेगुलेटर का काम क्या पूछ रहा है? प्रमोट द ग्रोथ, ग्रोथ, रूट एयर फॉर्मेशन, इंक्रीज द सरफेस एरिया। बिल्कुल सही बात है, ये होता है इथाइलिन का फंक्शन है, एनसीईआरटी की लाइन है। ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करना साइटोकाइनिन का काम है। किल द डाइकोटाइलिडन वीड्स को किल करना ऑक्सिन का काम है। और स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस वो जिब्रेलिक एसिड का काम है, इसका काम नहीं है। तो मैं समझ गया, यहाँ का ऑप्शन 1 इज क्लियर। ठीक है, चलिए 128 की बात करते हैं। तो बच्चों 128 में अपने पास क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एपोप्लास्ट प्लांट। एपोप्लास्ट पाथवे में, प्लांट के एपोप्लास्ट पाथवे में कौन सी चीज ऑब्जर्व नहीं होती? देखो बेटा, एपोप्लास्ट एक डेड पाथ है, पहले मेरी बातें सुन लो। एपोप्लास्ट एक डेड पाथ है और सेल के बीच बीच के स्पेस से वो ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, फास्ट प्रोसेस है और वो मेम्ब्रेन को क्रॉस भी नहीं करता। तो देखो, फास्ट प्रोसेस है, डेड पाथ है, फास्ट प्रोसेस है, इंटरसेलुलर स्पेस में से जाता है, इंटर स्पेस में से जाता है। ठीक है, और नॉट क्रॉस द मेम्ब्रेन। तो ये सारी बात एपोप्लास्ट की है, लेकिन इसमें एक पॉइंट दे रखा है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग यहां पर नहीं होती, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग यहां पर नहीं होती, एपोप्लास्ट में ये सारा नहीं है, सिम्प्लास्ट का पॉइंट है वो। तो यहां का आंसर आ जाएगा आंसर 2। ठीक है, 128 का ऑप्शन आ जाएगा 2। चलिए बच्चों 129, बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग एटीपी थ्रू कीमियोऑस्मोटिक सिंथेसिस। अच्छा, कीमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस की बात करते हैं। तो कीमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में क्या होगा? ल्यूमेन और एक्स्ट्रा पार्ट के रेस्पेक्ट में बात होगी। तो इसमें देखो क्या होगा, ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट नहीं भैया, यहां पर प्रोटॉन ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन होता है। जैसे NADPH2 है या NADP है, उससे क्या होगा? NAD बनेगा, है ना। NAD के हिसाब से कन्वर्जन होगा और उस हिसाब से प्रोटॉन की क्या होगी? पंपिंग। तो अपने को देखो इतना बात पता होना चाहिए कि भैया ये जो प्रोसेस अपन पढ़ रहे हैं, इस कीमियोऑस्मोटिक प्रोसेस में अपने पास 2 कहानी आती है। देखो क्या कहानी आती है, एक तो अपने को ये देखना है कि ये इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट ब्रेकडाउनिंग प्रोसेस है या प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेकडाउन प्रोसेस है। ठीक है, तो देखो इंपॉर्टेंट बात, देखो रिडक्शन होता है NADP का, NADP इसमें रिड्यूस होता है, NADP रिड्यूस होता है NADPH2 में, NADPH2 में। ये H2 कहां से आया? जो पंपिंग हुई यहां से, PS फर्स्ट से, ये साइटोक्रोम B6, PS सेकेंड साइटोक्रोम B6, PS फर्स्ट। अब यहां पर ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसको रिसीव करेगा NADP और NADP से बन जाएगा NADPH2। ठीक है बेटा, और यहां से H+ आयन की जब पंपिंग होगी तो ये H+ आयन यहां यूटिलाइज हो जाएंगे। तो ये कहानी आ गई, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट। तो भैया यहां पर प्रोटॉन ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन नहीं होता, जबकि प्रोटॉन ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन नहीं होता। प्रोटॉन ग्रेडियंट है ना, वाटर ब्रेकडाउन होगा, उससे ऑक्सीजन रिलीज होगी। यहां पर जो वाटर से इलेक्ट्रॉन निकले वो उसकी कमी वो किसकी कमी को पूरा करेंगे? साइटोक्रोम PS सेकेंड की कमी को, इलेक्ट्रॉन की को पूरी करेंगे। तो यहां कहानी मतलब क्या आ रही? इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन नहीं है, ये इसका आंसर है, ये ट्रू प्रोसेस है। तो यहां पर ऑप्शन आ जाएगा 129 का 1। चलिए आगे बेटा, थोड़ा सा मेरे पास टाइम कम है इसलिए मैं इसको स्पीड से ले रहा हूं। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शो वैक्सिलरी एस्टिवेशन?
बच्चों मैंने आपको इसको पहले भी करवा दिया है। वैक्सिलरी एस्टिवेशन की बात करें, वैक्सिलरी, बेटा वैक्सिलरी एस्टिवेशन में स्टैंडर्ड, विंग्स और कील, स्टैंडर्ड, विंग्स और ये कील, तो इसमें क्या होगा, ये 1 + 2 + 2, ऐसा एस्टिवेशन हमें पेप्लियोनेसी या वैक्सिलरी एस्टिवेशन हमें फैबेसी फैमिली में देखने को मिलता है, फैबेसी या पेप्लियोनेसी, पेपिलियोनेसी। आज 11th में भी मैंने जब एग्जाम लिया था तो ये क्वेश्चन दिया था। और बच्चों इसका आंसर आ जाएगा पाइसम सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम। ओके, तो इसका 130 का आंसर आएगा 1, पाइसम सेटाइवम। ओके, चलिए 131 की बात करते हैं। चलो बच्चों, इसमें स्टेटमेंट पढ़ना है। डिकम्पोजिशन इज ए प्रोसेस दैट राइट, देखो डिकम्पोजिशन प्रोसेस में डेट्राइटस जो है ना, डेट्राइटस वो सिंपल सब्सटेंस में सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट जाता है। किसकी प्रेजेंस में, माइक्रोब्स की प्रेजेंस में। तो माइक्रोब्स की प्रेजेंस में डेट्राइटस सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट गया और वो कह रहा है डिकम्पोजिशन रेट हाई हो जाती है जब लिग्निन और काइटिन होते हैं, लिग्निन और काइटिन होते हैं। भैया लिग्निन और काइटिन नहीं, ये रेट को स्लो कर देते हैं। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है डिकम्पोजिशन रेट इंक्रीज नहीं डिक्रीज होती है इनकी प्रेजेंस में। अगर ये प्रेजेंट होते हैं तो इनकी वजह से डिक्रीज होती है, लेकिन शुगर और नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं तो इंक्रीज होती है। तो ये आपका पहला स्टेटमेंट तो सही है, और लेकिन सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर आएगा 132। इसमें पूछा गया है बच्चों कि एलनस नाइट्रोजन फिक्सेशन में एलनस के नोड्यूल में क्या प्रेजेंट होता है। तो एलनस की रूट में प्रेजेंट होता है फ्रैंकिया, और यह मैंने आपको आंसर पहले भी बता दिया था। इसका ऑप्शन आएगा 1, ऑप्शन 1। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट कहानी 133। आर्थ्रोपोडा का एक्सोस्केलेटन किसका बना होता है। मैंने आपको बता दिया था आर्थ्रोपोडा का एक्सोस्केलेटन वो काइटिन का बना होता है, काइटिन जिसको आप चिटिन भी कहते हो। ठीक है, काइटिन का बना होता है। ये आपके पास ऑप्शन नंबर आ गया 2। बेटा ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है तो मैं डायरेक्ट इनको आंसर सॉल्व करने की कोई बात नहीं है। एक्स नोट टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन, एक्स नोट टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है ग्रास ऊपर में, टिड्डा, ग्रास ऊपर। ठीक है, तो आपको पता ही है टिड्डा भी जैसे को कहते हैं उसमें पाया जाता है। तो एक्स नोट टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन टिड्डा में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अरे क्वेश्चन तो देख, 134वें क्वेश्चन का आंसर आएगा 2। चलिए 135 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 135। ऑल ट्री द ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज डार्क ब्राउन एंड रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट अटैक ड्यू टू। अच्छा, ओल्ड ट्री के अंदर जो सेकेंडरी जाइलम बनता है, सॉरी जो सेकेंडरी जाइलम का डार्क ब्राउन पार्ट होता है वो इंसेक्ट रेजिस्टेंट क्यों होता है, ये कहानी पूछी है। तो अपन यूं कहेंगे सिक्रीशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट एंड देयर डिपोजिशन इन ल्यूमेन ऑफ वेसल्स, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। सेकंड, डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक टैनिन रेजिन इन सेंट्रल ल्यूमेन ऑफ स्टेटमेंट, ये भी सही है। डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन एरोमेटिक सब्सटेंस इन आउटर लेयर ऑफ स्टेम, गलत बात है। डिपोजिशन ऑफ लिग्निन गम रेजिन एरोमेटिक सब्सटेंस इन पेरिफेर लेयर, गलत, सेंट्रल लेयर। ठीक है। प्रेजेंस ऑफ पैरेन्काइमा सेल, गलत, यहां पर पैरेन्काइमेटिक सेल ब्लॉक हो जाती है, बंद हो जाती है, डेड हो जाती है। तो कहानी 135 का ऑप्शन आएगा ए और बी दोनों सही है। ए और बी कौन से में, ए और बी कौन से में, ए और बी है बेटा 4 में, ऑप्शन नंबर 4, 135 का ऑप्शन नंबर 4। अब मैं 136वां क्वेश्चन लेता हूं। ओके, 136 में ये बात करनी है मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, ट्रिलोसेंट्रिक। देखो बेटा
क्रोमोसोम ये मेटासेंट्रिक, ये सब मेटासेंट्रिक, ये एक्रोसेंट्रिक और ये टीलोसेंट्रिक। इस हिसाब से आप बता सकते हो इनका सीक्वेंस मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक के हिसाब से। देखो बेटा ए का ऑप्शन देखो 3 कहीं दिख रहा है, सेंट्रोमियर इन मिडिल फॉर्म द 2 इक्वल आर्म ऑफ क्रोमोसोम, इसी से ही हो गया डायरेक्ट। इसका आंसर आ गया डायरेक्ट ए की ऑप्शन में, ए का थर्ड है 4, ऑप्शन नंबर 4 में इसका आंसर आ गया 136 का 4 आएगा। देखो जो मेटासेंट्रिक है उसमें क्रोमोसोम बिल्कुल सेंटर में है। दूसरी बात बी एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर सिचुएट क्लोज टू द फॉर्मिंग 1 एक्सट्रीम लॉन्ग एंड 1 इज शॉर्ट, 1 एक्सट्रीम लॉन्ग और 1 एक्सट्रीम शॉर्ट, एक बहुत बड़ी है और एक छोटी है। सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, ये एक्रोसेंट्रिक हो गया, सब मेटा ये बहुत छोटी होती है। एक्रोसेंट्रिक ये जे शेप का बनता है, ये एल शेप का बनता है, ये वी शेप का बनता है, ये आई शेप का बनता है, ये बता दिया मैंने। और टीलोसेंट्रिक में क्या होता है, सब मेटासेंट्रिक में मिडिल से थोड़ा सा हटके है, और टीलो एक्रोसेंट्रिक लास्ट, टीलोसेंट्रिक टीलो में डी का सेकंड सेंट्रोमियर है, टर्मिनल एंड। ठीक है, तो ये ऑप्शन आ गया 137। देखो entire fleet the bus of Delhi were converted to CNG from diesel in reference to which one of the following statement is false। कौन सा स्टेटमेंट CNG के रेस्पेक्ट में गलत है? The same diesel engine is used as CNG bus making the cost of conversion is low। नहीं बेटा, ये स्टेटमेंट इसका गलत है, बाकी सारे स्टेटमेंट सही है। इट इज चीपर देन डीजल, डीजल से सस्ती है CNG। हाँ, ये इसको इसमें कोई मिलावट नहीं कर सकते, और ये डीजल के कंपैरिजन में एफिशिएंटली बर्न होती है, ये बात सही है। ठीक है बच्चों, ओके 138, क्वेश्चन नंबर 138। ओके, अब अपन बात करते हैं 138 लिपिड एंड फाइंड आउट द करेक्ट। अच्छा, स्टेटमेंट ऑन लिपिड, लिपिड के स्टेटमेंट है और उसमें करेक्ट स्टेटमेंट छांटना है। लेसिथिन फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ग्लाइकोलिपिड, सेफेलिन लेसिथिन इनका कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होती है। दूसरी कहानी सैचुरेटेड फैटी एसिड पॉजेस 1 और मोर डबल बॉन्ड्स। तीसरी बात करते हैं जिंजर ऑयल, ये इंपॉर्टेंट बात है, हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट हेंस रिमेन एज ऑयल इन विंटर। वो ऑयल इसलिए रहती है वो कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डाउन होता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सी स्टेटमेंट सही है यहां तक। ठीक है, दूसरी कहानी डी लिपिड आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर, बिल्कुल सही बात है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। व्हेन फैटी एसिड इज एस्ट्रिफाइड विद ग्लिसरॉल मोनोग्लिसराइड इज फॉर्म्ड, बिल्कुल सही बात है। फैटी एसिड को एस्ट्रीफाई करोगे ग्लिसरॉल के साथ तो मोनोग्लिसराइड, ग्लिसरॉल मोनोग्लिसराइड बनेगा। तो इसमें देखो कौन सा स्टेटमेंट आ गया, 1 2 सी डी और ई, ऑप्शन नंबर आ गया इसमें 2। बेटा ये स्पीड से सॉल्व कर रहा हूं इसलिए मेरे को थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें। देखो द एनाटॉमी ऑफ स्प्रिंग वुड शो द सेम पिकुलियर फीचर। एनाटॉमी स्प्रिंग वुड की पिकुलियर फीचर क्या है? देखो बेटा, स्प्रिंग वुड और एक लेट वुड, स्पीड से बता रहा हूं, लेट स्प्रिंग और लेट। स्प्रिंग वुड में क्या होता है, ये जल्दी बनती है, ये बाद में बनती है, ये वाइडर होती है, ये नैरोवर होती है, ये लो डेंसिटी होती है, ये हाई डेंसिटी होती है। अब क्वेश्चन छांट लो। सीजन कैम्बियम प्रोड्यूस xylem aldi never the light in color, spring wood along the autumn wood show the alternate concentration ring, the annual ring it is lower density। करेक्ट आंसर छाड़ना है। तो बेटा इसमें इट इज अर्ली फॉर्म्ड, ये बात सही है। इसमें इन स्प्रिंग सीजन कैम्बियम प्रोड्यूस xylem इज नैरो वेसल्स, गलत बात है। लाइटर इन कलर, बाकी सारे सही है। तो बेटा इसका ऑप्शन आ जाएगा 1, 139 का ऑप्शन देख लेना, 1 इज करेक्ट। ओके, ट्रांसपोजॉन्स, बेटा ट्रांसपोजॉन्स किस टेक्निक में पढ़ा था? ट्रांसपोजॉन्स, अब मैं ट्रांसपिरेशन कौन लिख रहा है? ट्रांसपोजॉन्स अपने किस टेक्निक में पढ़ा था?
ट्रांसपोजॉन्स हमने पढ़ा था जीन साइलेंसिंग में, तो ट्रांसपोजॉन्स का रिलेशन है जीन साइलेंसिंग से, साइलेंसिंग, ठीक है। तो बच्चों इसमें 140 क्वेश्चन में आपका आंसर आ जाएगा, 140 का आंसर आ जाएगा, 1 जीन साइलेंसिंग अपन ने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट लेंगे 141 असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है बच्चों। असर्शन रीजन में देखो क्या दिया है, उसने कहा है कि मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नॉट होल्ड द गुड फॉर द जीन आर लोकेटेड क्लोजली रिलेटेड इन द सेम क्रोमोसोम। देखो बेटा, ये अगर एक ही क्रोमोसोम पर जो जीन क्लोजली रिलेटेड है या उनके बीच की डिस्टेंस कम है तो वहां इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो नहीं होता, ये बात सही है। वहां पर कौन फॉलो होता है, वहां लिंकेज। लेकिन जीन के बीच की डिस्टेंस ज्यादा है तो यहां पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो हो जाएगा। तो ये तो सही बात है, असर्शन तो रीजन। क्लोजली लोकेटेड जीन असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली, क्लोजली लोकेटेड जीन असॉर्टेड, नॉट असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली, वो इंडिपेंडेंटली नहीं, वो डिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। तो आपको बात समझ में आई, स्टेटमेंट तो सही है और रीजन गलत है उसका। ए इज करेक्ट, बी इज नॉट करेक्ट। आंसर नंबर 2, 141 का आंसर 2। चलिए 142 में आपने पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बतानी है। 142 क्वेश्चन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ई को R1 की पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पता है, GAATTC, GAATTC। वो उसने किसी एंजाइम की पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पूछी होगी, देखते हैं अभी। 5 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, ठीक है। तो बच्चों ये यहां से कट कर देता है, ठीक। और ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ये जिसमें उल्टा सीधा एक जैसा होता है, GAATTC CAATTG, ठीक है। तो इस हिसाब से ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऑप्शन नंबर 142 का 1। 143 143 फॉस्फोरस साइकिल कैसे बढ़ती है, फॉस्फोरस साइकिल को इंक्रीज कैसे किया जाता है, किया जा सकता है। तो देखो भाई, फॉस्फोरस साइकिल की बात करें तो फॉस्फोरस कहां से ऑब्टेन होती है, रॉक्स से। अगर रॉक्स का वेदरिंग होगा, रॉक्स वेदरिंग अगर होगी तो फॉस्फोरस साइकिल इंक्रीज हो सकती है रॉक्स की वेदरिंग से। ऑप्शन है कहीं, ऑप्शन नंबर 2 रॉक्स की वेदरिंग। चलो भाई इसमें आया है 144 लेंगे बेटा। मैच द कॉलम, कॉलम मैच करने हैं बच्चों। इसमें यह कह रहा है कि अपने पास स्पाइरोगायरा है ए, दूसरा है फर्न, तीसरा है फ्यूनेरिया, चौथा है साइकस। देखो बेटा पहले आपको बहुत अच्छी बात बता देता हूं, साइकस देख लो। साइकस में डोमिनेंट डिप्लॉयड स्पोरोफाइट वेस्कुलर प्लांट आर हाईली रिड्यूस्ड मेल एंड फीमेल। डी का जहां 1 आ रहा है वो ऑप्शन टिक कर दो, ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है डी का 1। देखो बेटा मैं सॉल्यूशन इसका दे रहा हूं, ध्यान से सुनना भाई। जो साइकस होता है वो जिम्नोस्पर्म में, उसमें मेन स्टेज जो होती है ना वो स्पोरोफाइट होती है, वो बड़ी स्टेज होती है, और गैमेटोफाइट छोटी स्टेज होती है। फिर देखो ए स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा में क्या होता है, गैमेटोफाइट एक डोमिनेंट स्टेज आती है, गैमेटोफाइट बड़ी स्टेज है, डोमिनेंट स्टेज है, यानी कि हमने बात की ये एल्गी है। दूसरी बात करते हैं हम फर्न। फर्न अपने पास, फर्न का डोमिनेंट हैप्लॉइड स्टेज लीफी गैमेटोफाइट है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये अपने पास एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसमें लीफी गैमेटोफाइट प्रेजेंट होता है। चलिए, और डी अपने पास है साइकस, तो साइकस, अच्छा ये फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया में लीफी गैमेटोफाइट प्रेजेंट होता है। साइकस में तो स्पोरोफाइट प्रेजेंट होता है, मेन स्टेज स्पोरोफाइट होती है। एल्गी में मेन स्टेज गैमेटोफाइट होती है। दूसरी बात, फर्न की मेन स्टेज होती है स्पोरोफाइट,
क्योंकि फर्न एक टेरिडोफाइट है बच्चों, तो उसकी स्टेज क्या हो गई, स्पोरोफाइट। चले फिर कौन है ना, सी फिनेरिया। ओके फिनेरिया रह गया, ये चूक गया था, फिनेरिया। बच्चों फिनेरिया की हम बात करें तो ये ब्रायोफाइट है, इसकी अभी भी जो डोमिनेंट स्टेज होगी ना वो गैमेटोफाइट होगी। तो अपने पास ये बात आ गई, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो। एल्गी की गैमेटोफाइट, ब्रायो की गैमेटोफाइट, ठीक है, स्पोरो की टेरिडो की स्पोरोफाइट और जिम्नो की स्पोरोफाइट। तो इस हिसाब से इसका आंसर जाएगा 1। चलिए अब अपन बात करेंगे 145 की। ये कह रहा है कि अगर एक जगह ऐसा साइन हो और एक जगह ऐसा साइन हो, 145। पिछली बार भी ये क्वेश्चन आया था इसी तरीके का, मैंने कहा था बेटा नीट वालों को मैंने स्पेशल कहा था सिंबल का एक क्वेश्चन आएगा इससे। एक ऐसा सिंबल है, एक ऐसा सिंबल है, एमेंशलिज्म, कॉमनशलिज्म, कंपटीशन और प्रीडेशन। एमेंशलिज्म -0, कॉमनशलिज्म में +0 और कंपटीशन में माइनस और प्रीडेशन में +। खत्म करो ना यार। ऑप्शन 4, हाँ ऑप्शन 4 भैया। चलिए अब बच्चों मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन 47, 146 तो बताओ, 146 बस फटाफट कर रहा हूं मैं इसको। एडिशनल मोर सॉल्यूट इन अ गिवन सॉल्यूशन। अब देखो बच्चों, अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है ना, और आपके पास प्योर वाटर है मान लो, तो भाई प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल साई डब्ल्यू, अरे साई कैसे बंदे, साई डब्ल्यू 0 होता है ना, उसकी फ्री एनर्जी मैक्सिमम होती है, तो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल 0 है। अगर इसमें जितना भी सॉल्यूट मिलाएंगे, सॉल्यूट मिलाया, अगर सॉल्यूट बढ़ा दिया तो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट मिलाते ही उसका वाटर पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा, मतलब घट जाएगा। ऐसा आंसर है क्या? लोअर इट्स वाटर पोटेंशियल, ऑप्शन नंबर 1, 146 का 1। चलिए 147, ये चित्र बना रखा है मैंने, आपको 12th क्लास में बनवाया था। बेटा देखो ये पोर्शन पूछ रखे हैं, कौन से पार्ट है, ABCDE। तो अब देखो इसमें ये पूछ रखा है कि विच पार्ट ऑफ फ्रूट लेबल द गिवन फिगर इज फॉल्स फ्रूट। देखो ये एप्पल का फ्रूट बनाया है, एप्पल का, आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 2 में देख लेना, ये एज इट इज बना हुआ है। और देखो एनसीईआरटी में जहां थैलेमस लिखा होगा, सी पॉइंट पर थैलेमस, हालांकि मैंने अभी सोल्व कर लिया इसको, एनसीईआरटी से भी आप देख लेना। थैलेमस से ही तो एप्पल का फ्रूट बनता है, उस जिसको फॉल्स फ्रूट कहते हैं। ऑप्शन 2 देख लीजिएगा बेटा। Which of the following occur due to the presence of autosomal linked dominant disease? बच्चों क्वेश्चन नंबर 148 देखना, ऑटोसोमल डोमिनेंट बताना है। 148 ऑटोसोमल डोमिनेंट, मैंने 4 ही बात लिखवाई थी, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, वाई लिंक्ड डिजीज, वाई लिंक्ड कैरेक्टर, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट में अपने पास मायोटोनिक डिस्ट्रोफी एग्जांपल है, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी एनसीईआरटी में मेंशन है, डिस्ट्रोफी है ना। बाकी सारे एग्जांपल एनसीईआरटी के ऑटोसोमल रिसेसिव के हैं। तो देखो हीमोफीलिया एक एक्स लिंक्ड है, थैलेसीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव है, सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव है, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी ऑटोसोमल डोमिनेंट है। 149 बेटा 149 में अपन बात की, ए जेनेटिस्ट यूज द ब्लाइंड अप्रोच फॉर द सीक्वेंस ऑफ होल जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच असाइन द फंक्शन टू डिफरेंट सेगमेंट। अगर फंक्शन असाइन कर रहा है तो उसे कहेंगे सीक्वेंस एनोटेशन, सीक्वेंस एनोटेशन। देखो कहीं ऑप्शन है क्या, अगर फंक्शन असाइन कर रहा है तो उसे सीक्वेंस एनोटेशन कहेंगे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4। 150 क्वेश्चन नंबर 150, ओके
लार्ज सब यूनिट, अच्छा, लार्ज बंडल शीथ सेल फाउंड अराउंड द वेस्कुलर बंडल इन C4 प्लांट। तो C4 प्लांट में इसका क्या रोल है, इस चीज को अपन बात करेंगे भैया। तो इसमें देखो इसका रोल पता करेंगे बच्चों। व्हाट इज द रोल ऑफ लार्ज बंडल शीथ सेल्स फाउंड इन अराउंड द वेस्कुलर बंडल इन C4 प्लांट। तो इसमें देखो बच्चों, अपन ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। देखो इसके 4 पॉइंट है। टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट फॉर द ऑपरेशन ऑफ कैल्विन साइकिल, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है इसका 1। चलो फिर भी दूसरे स्टेटमेंट भी पढ़ते हैं। इनेबल द प्लांट टू टॉलरेट हाई टेम्परेचर, नहीं, पेप गैस की वजह से ही ऐसा पॉसिबल हो पाता है, इसमें बंडल शीथ का रोल नहीं है। टू प्रोटेक्ट द वेस्कुलर टिश्यू फ्रॉम हाई लाइट इंटेंसिटी, नहीं, ये ऐसा वेस्कुलर बंडल को प्रोटेक्ट करने का काम नहीं करता। टू प्रोवाइड द साइट फॉर फोटो रेस्पिरेशन, नहीं, फोटो रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया है ना, और पेरोक्सिसोम और क्लोरोप्लास्ट इसमें इन्वॉल्व होते हैं। MP चौहान इसमें इन्वॉल्व होता है। तो ये इसका आंसर नहीं है, तो 150 का आंसर आ जाएगा 1। चलिए बेटा, अब थोड़ा सा थक गया हूँ। बॉटनी के क्वेश्चंस मैंने ले लिए हैं, अब जूलॉजी के क्वेश्चंस थोड़ी देर में अभी लेता हूँ, थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद। ठीक है बच्चों, चलिए, मैंने थोड़ा सा स्पीड से आपको टीच किया है बच्चों, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, अपना स्कोर बहुत शानदार हुआ है, कोई चिंता वाली करने की बात नहीं है। ठीक है बच्चों, और देखते हैं फाइनली आंसर की जो आती है NTA की, फिर उससे भी मैच कर लेंगे, और कुछ और आंसर की से भी अपन मैच कर सकते हैं अपना, लेकिन अपनी आंसर की बिल्कुल ऑथेंटिकेट है, टेंशन ना लीजिए। कुछ क्वेश्चंस मैंने पहले बता दिए थे, अब फाइनल सॉल्यूशन है, इनको इससे मैच कर लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो जाए, क्योंकि देखो आप मैनी हेड्स मैनी माइंड्स, अलग अलग सोच है सबकी। ठीक है बच्चों, ओके बेटा, बाय। अभी मैं सेकंड पारी के लिए आता हूँ जूलॉजी के लिए, जब तक आप बजरंग सर या संजय सर के वीडियोस वॉच करें। ओके बच्चों।